ये 2 दिवसीय जो कार्यक्रम था, ये खास चर्चा किन विषयों पर हुई, इस पर प्रकाश डालें। मैं डॉक्टर सनीता राय हूँ। मैं वाराणसी BHU में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑप्स एंड गाइनिंग में हूँ। ये जो कॉन्फ्रेंस है बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कवर कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल हमारी लॉन्गेविटी लाइफ स्पैन इंक्रीज तो कर रही है, बट जो मृत्यु दर जो बढ़ रहा है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण बढ़ रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे इम्पॉर्टेंट है ओबेसिटी, cardiac problems, the diseases of gynecology, that is endometriosis, the fibroid, and all the problems that occur in menopause, that is bone health, the stroke, everything. So we need to understand that why it is increasing day by day. So the most important is that we have to change our lifestyle. Basically, we all are in so much of stress. हम सब बहुत स्ट्रेस में हैं। हम सब जो है हमारी लाइफ स्टाइल जो है दिन प्रतिदिन जो है वो भाग दौड़ में पैसे कमाने में बीत रही है। हम ये भी नहीं सोच रहे हैं कि इसके लिए हमारे जो शरीर को कितना जो है प्रॉब्लम जो है भुगतना पड़ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना है कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को बैलेंस करना है। बैलेंस का ये मतलब नहीं है कि हमें काम नहीं करना है, हमें काम भी करना है और हमको अपनी लाइफ स्टाइल में अपना खान पान समय पर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। जो योगा है या किसी फॉर्म की कार्डियक एक्सरसाइज है वो डेली हमें 30 to 45 मिनट्स करनी है। स्पेशली 30 साल की एज के बाद ये और भी बहुत ज़रूरी है महिलाओं में, क्योंकि उनका वियर एंड टियर हर ऑर्गन्स में जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत जल्दी मात्रा में होने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को 30 साल से ऊपर की महिलाओं को योगा, एक्सरसाइज और अपनी लाइफ स्टाइल और ये जो हम लोग की जो स्टाइल हो गई है अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब जो है ये सब बंद करें, ये सब कम करें। इसके कारण ही हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल बेटर कर सकते हैं और क्वालिटी अपनी लाइफ की बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल जो प्रसव हो रहे हैं अधिकतर सर्जरी से होते हैं, इसका क्या कारण है? लोगों के मन में एक भ्रांति रहती है कि डॉक्टर लोग पैसे के लिए ऐसा करते हैं। क्या वजह है कि सर्जरी ही ज़्यादा होती है? पहले की महिलाएं जब गर्भवती होती थी तो वो घर का सारा काम करती थी, सारी एक्टिविटीज़ उनका होता था, खाना बनाना, अपना घर का काम करना और उसके बाद उनका 9 महीने तक काम करते रहना। उसके कारण क्या फ़ायदा होता था कि उनकी जो पैल्विस होती थी, जो नीचे का जो रास्ता होता था उसमें इलास्टिसिटी बनी रहती थी, तो उनमें जो दर्द सहने की जो शक्ति थी वो भी सही थी और जो डिलीवरी के समय जो रिजिडिटी होती है वो डिलीवरी के समय नहीं होती ऐसी महिलाओं में, क्योंकि वो पूरे 9 महीने तक काम करती थी। आजकल की महिलाएं जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं वो गुड़िया बन जाती हैं। वो घर में सबसे ज़्यादा प्यार तभी मिलता है जब वो गर्भवती होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि महिलाओं की शादी जो होती है 28 साल से ऊपर होती है और गर्भवती जब कब होती है वो 30 साल के ऊपर होती है। तो आधी तो ओबेसिटी होती है और दूसरा जब गर्भवती होती है तो सबसे ज़्यादा वो रेस्ट में चली जाती है। कोई भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो उनकी होती है, एक्सरसाइज जो हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में, वो सब बंद हो जाती है। खान पान में फैटी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो पेल्विक जो मसल्स हैं उनकी जो इलास्टिसिटी होती है, जो पेल्विक बोन्स होते हैं उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है और ऐसे में क्या होता है डिलीवरी के दौरान उनके पास पेन सहन करने की क्षमता नहीं होती और बच्चा जो है डिसेंट नहीं करता, क्योंकि जो पेल्विक जो बोन्स है वो रिजिड रहते हैं। सो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और आजकल मेडिको लीगल इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि यदि आप बच्चा यदि सही पैदा नहीं करो तो फिर कहते हैं कि मैडम आपने सर्जरी क्यों नहीं कर दी। तो ऐसे केसेस में हम लोग को बहुत बैलेंस वे में करना पड़ता है, लेकिन हम लोग टर्शियरी केयर सेंटर में हम लोग हमेशा नॉर्मल डिलीवरी और उसके फ़ायदे को बताते हैं महिलाओं को, और बहुत सारी महिलाएं जो हैं कोशिश करती हैं और यदि प्रसव सामान्य रूप से आगे जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि महिलाएं जैसे ही प्रसव का शुरू होता है पेन, वो दर्द नहीं सहन करना चाहती और वो कहती है कि डॉक्टर साहब मेरा तुरंत ऑपरेशन कर दीजिए। हम लोग बहुत काउंसलिंग करते हैं लेकिन वो कभी भी कोऑपरेशन नहीं करते। ऐसे केसेस में हमारे लिए रिस्की हो जाता है कि हम मदर को एग्जामिन कैसे करें। तो उस केस में जब पेशेंट का और उनके जो साथ में जो
लोग रहते हैं वो लोग भी प्रेशर करते हैं कि नहीं मैडम हमारी महिला नहीं सह पाएगी और हम ये अब रिस्क नहीं लेंगे। वैसे केसेस में ऑपरेशन करना पड़ता है। सो ऑपरेशन की दो वजह हैं, एक तो महिला पेट भी अधिक करना चाहती, दूसरा जो भी महिलाएं जो है 30 साल से ऊपर की प्रेगनेंसी होती है सब में हाई रिस्क होती है। किसी में डायबिटीज़ होता है, किसी में हाइपरटेंशन होता है, किसी में ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस होती है। इन सब हाई रिस्क की वजह से बहुत बार बच्चे की ग्रोथ सही नहीं होती है और ऐसे केसेस में फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ता है ताकि हमारा बच्चा सही हो। लोगों में महिलाओं में अधिकतर एनीमिया पाया जाता है, एनीमिया की क्या वजह है? देखिए जो महिलाओं में एनीमिया पाया जाता है उसके बहुत सारी वजह है। सबसे पहले तो खान पान में जो है आयरन जो फूड होते हैं जैसे साग सब्जियाँ, हरे पत्तेदार सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब की कमी होना। जो आजकल के बर्तन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं। पहले के जो बर्तन होते थे वो आयरन के बर्तन होते थे, तो इससे भी आयरन की मात्रा जो है खान में जाती थी। और आजकल की महिलाएं जो है जंक फूड, घर में खाना कम बनता है, बाहर होटलों से आता है, घर का खाना किसी को अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, तो जब वो प्रेगनेंसी में एंटर करती हैं तो हीमोग्लोबिन उनका पहले से ही कम होता है और प्रेगनेंसी में आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बच्चे को भी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वैसे केसेस में और भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को अच्छे से ख्याल करें और प्रेगनेंसी धारण करने से पहले अपना एक बेसिक टेस्ट कराएं और ये सब टेस्ट नॉर्मल हो तभी वो प्रेगनेंसी लें ताकि उनका प्रेगनेंसी बहुत ही सुंदर और बने स्वस्थ रहे। चलाया जा रहा है इसमें सीएफसी स्तर पे काउंसलर को रखा गया है, उनका क्या अहम रोल है इसमें? इसके बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है। पीरियड के टाइम भी रह रहा है और पीरियड खत्म होने के बाद भी अगर दर्द बना हुआ है तो हमेशा आपको अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है जिससे इस बीमारी का पता जल्दी से जल्दी लगाया जा सके। बिकॉज इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो लगातार अगर ऐसी प्रॉब्लम बनी हुई है तो ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में, यंग गर्ल्स में भी हो सकती है, मैरिज के बाद भी हो सकती है। तो इसमें अगर यंग गर्ल्स में ये प्रॉब्लम है अधिकतर वो बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि आप अगर डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो ये बीमारी जल्दी से जल्दी बहुत हल्की दवाइयों से कंट्रोल में आ सकती है और अगर आपने इसको जल्दी कंट्रोल नहीं किया है तो उसके परिणाम ये होते हैं कि शादी के बाद प्रेगनेंसी ना ठहर पाना या अगर प्रेगनेंसी हो भी गई है तो बार बार अबॉर्शन होना भी हो सकता है। इसलिए इसके लक्षण में पहचानना जरूरी होता है। माहवारी पेनफुल बहुत ज़्यादा अगर हो रही है और ब्लीडिंग भी अगर ज़्यादा हो रही है और इवन पीरियड्स बंद होने के बाद भी कभी कभी ये होता है कि लगातार पेट के निचले हिस्से में दर्द बना हुआ है, तो उस कंडीशन में भी उसको आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, इसके अब हम लोगों के पहले इसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं था। तो क्या होता था कि इसमें होता था कि जैसे पीरियड्स के टाइम बहुत दर्द हो रहा है, बना हुआ है, लोग उसको नॉर्मल पेन समझ के इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद जाके उसके परिणाम जब सामने आते थे कि बांझपन का शिकार हो रहे हैं लोग या बार बार गर्भपात हो रहा है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते थे। तो हमारे पास ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं होते। स्टार्टिंग स्टेज में अगर ये बीमारी पकड़ में आ गई है जांचों के द्वारा, प्लस इसमें मेन होता है कंसल्टेशन, सिम्टम्स और उसका चेकअप डॉक्टर के द्वारा। बीमारी एक बार क्लियर होने के बाद इसमें बहुत सारी अब दवाइयाँ नई आ गई हैं, जैसे कि एक तो डाइनोजेस्ट के नाम से टैबलेट आती है, लेट्रोजॉल आती है, कैबरगोलिन आती है, जो कि आज हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो इन सारी दवाइयों की बहुत ही सेफ दवाइयाँ हैं और स्टार्टिंग की अगर स्टेज 1 में हम इनको शुरू कर देते हैं तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जिससे कि अगर एडोलेसेंट गर्ल्स में ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको शादी के बाद कोई आगे किसी तरह की समस्या ना हो, उसको पहले से ही हम रोक सकते हैं। समस्या होने के बाद उसका ट्रीटमेंट मुश्किल होता है। ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसको आप समझिए इस चीज़ को, और इसको कभी भी अगर माहवारी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पेनफुल है और तकलीफ दे है या ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू। यहाँ कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं
जिसमें हर एज ग्रुप के टॉपिक्स हैं, एडोलेसेंट एज से लेके मेनोपॉजल एज तक के सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। बट स्पेशली आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि हम लोग एंडोमेट्रियोसिस के नाम से जानते हैं उसको। एंडोमेट्रियोसिस बीमारी में, ये बीमारी ऐसी है कि जनरली लोग इसको अनदेखा कर देते हैं और इसकी डायग्नोसिस भी बहुत लेट बन पाती है। जब तक बीमारी स्टेज 4 में पहुंच जाती है तो सिर्फ हमारे पास उसके लिए ऑपरेशन ही बचता है। तो इसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि आप अगर अवेयर है तो उसमें हर एक उसको आप पहचान सकते हैं अर्ली स्टेज में। मेन इसका ये होता है कि जो माहवारी होती है, मंथली पीरियड्स होते हैं, वो बहुत पेनफुल होते हैं। मेन इसका ये, जिसको कि आम इंसान ये समझता है कि ये तो नॉर्मल पीरियड्स हो रहे हैं, इसमें दर्द है तो डॉक्टर को क्या कंसल्ट करना, बट दिस इज नॉट द फैक्ट। मैं डॉक्टर किरण पांडे। मैं इस जो कॉन्फ्रेंस हमारी WWNetCon 2024 कॉम्प्रिहेंसिव हुई है उसकी को-ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन हूँ। ये कॉन्फ्रेंस हमारी जो फेडरेशन ऑफ ऑब्सगाइनी सोसाइटी ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी जो हमारी सोसाइटी है जिसमें ऑलमोस्ट 50,000 डॉक्टर्स हैं, उसके एसोसिएशन में काम कर रहे हैं। और हमारा जो एम है, उद्देश्य है, वो महिला सशक्तिकरण और वुमेन वेलनेस के थ्रू उनकी हेल्थ के लिए उनका सशक्तिकरण कैसे किया जाए, इन बिंदुओं पे जो नेशनल फेम की इंडिया के भारतवर्ष के पूरे कोने कोने से डॉक्टर्स आए हुए हैं जो अपना अभिभाषण दे रहे हैं। और इसमें हमने बहुत सी डिजीज़ के बारे में चर्चा की, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, चाहे वो PCOS की बीमारी जो लड़कियों में आजकल बहुत है, चाहे वो कैंसर्स के ऊपर हो, चाहे वो ब्लड से रिलेटेड कोई और डिजीज़, इस तरीके से हमने कोशिश करी कि हर जो समस्या बच्चियों को और महिलाओं को असर करती है और उसके द्वारा जो महिलाओं का एक मतलब वो कहना चाहिए प्रिविलेज भी है, और एक वो है कि प्रेगनेंसी में एक बच्चे को भी जन्म देना है और वो भी स्वस्थ होना है, तो उसके ऊपर कोई उस बीमारी का असर ना। जैसे कि बहुत ही अच्छा सेंटेंस है जिसे कह सकते हैं कि डायबिटीज़ में ये कहा जाता है कि इतना अच्छा कंट्रोल होना चाहिए कि बच्चे को पता ही न चले कि मदर को डायबिटीज़ है। या ये चीज़ हम किसी पे भी लगा सकते हैं, मतलब जो गर्भ में बच्चा इतना सुरक्षित रहे और प्रेगनेंसी इतनी कंट्रोल रहे कि बच्चे के ऊपर कोई असर, जैसे ओबेसिटी, मोटापा, ये एक समस्या नहीं, बहुत समस्या है। गर्भावस्था में बच्चे के ऊपर असर डालता है। गर्भावस्था को मतलब चाहे आप नॉर्मल डिलीवरी करें, चाहे आप सिजेरियन कर लें, वो आसान नहीं होता। उसमें खान पान रिस्ट्रिक्शन करना, बच्चे की ग्रोथ को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसकी वजह से इवन प्रेगनेंसी से पहले को प्रेगनेंसी होने में भी परेशानी आ जाती है, इनफर्टिलिटी की समस्याएं होती हैं क्योंकि हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, अबॉर्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे चल के इन महिलाओं में फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम आजकल बहुत ही कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में से आ गया है। एक समय था जब हमारे पुराने समय में जो महिलाओं की मृत्यु होती थी वो ज़्यादातर इन्फेक्शंस वगैरह से ज़्यादा होती थी, जिससे कि उस समय खान पान बहुत अच्छा था। कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसे कहते हैं एक से दूसरे तक। आज के एरा में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से डेथ्स बढ़ गई, क्योंकि ये जो आपने सुना है, आप देखिए डायबिटिक कैपिटल इंडिया बनने वाला है। ब्लड प्रेशर की बीमारी ऑलमोस्ट हर एक को एक सर्टेन एज पे हो ही जाती है। हार्ट अटैक का चांसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं। PCOS की जो है बढ़ती जा रही है। गर्ल्स में अगर आप विमेन में देखें तो करीबन 8 से लेके 13% से के लगभग वुमेन जो है वो PCOS
का शिकार होते हैं। और गर्ल्स को देखिए, एडोलेसेंट गर्ल्स ओवर 36% गर्ल्स जो हैं वो एडोलेसेंट PCOS की समस्या से जूझती हैं, जिसके कारण उनके पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं, उनका वेट कंट्रोल मुश्किल होता है, उनको इनफर्टिलिटी की समस्या होती है और फिर घूम फिर के मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सभी समस्याओं के ऊपर फिर इससे रिलेटेड जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, कि क्या जीन्स इस बात को अफेक्ट कर रही है, क्या हम कुछ जीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इस पे भी चर्चा है। साथ ही साथ कैंसर, जो कैंसर बढ़ रहा है, तो उसको कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं और मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इन सभी विषयों पे थायराइड की प्रॉब्लम पे भी, कि उससे क्या इफेक्टेड होता है, एंडोमेट्रियोसिस जो एक बीमारी है जो कि एक्चुअली कैंसरस नहीं है, लेकिन बिहेव कैंसर की तरह करती है। कैंसर की तरह बिहेव करने का मतलब है कि जैसे उसके सिस्ट बन जाते हैं। हम लोगों ने मान लीजिए सर्जिकल मेथड से सिस्ट को करा, बट सिस्ट दोबारा होने की भी संभावना बनी रहती है। एंडोमेट्रियोसिस कभी भी जड़ से नहीं जाती है। इसके लिए हमारे मणिपाल से डॉक्टर प्रताप कुमार बहुत सीनियर टीचर हैं, प्रोफेसर जो मणिपाल के हेड भी रहे हैं, उन्होंने इस विषय पे पेन का कारण क्या होता है और पेन को कैसे मैनेज करा जा सकता है, क्योंकि इन पेशेंट्स को पेन लगातार बना रहता है, उसको है। तो इन सभी विषयों पे चर्चा करेगी। बाकी भी एडोलेसेंट्स की जो और प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसा किया जाए। डॉक्टर PC महापात्रा जो कटक से आए थे, उन्होंने इस विषय पे चर्चा की। डॉक्टर नंदिता उन्होंने करी। डॉक्टर टैंक ने हाइपरटेंसिव डिजीज़ पे चर्चा करी, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इस समय फेडरेशन ऑफ गाइनी सोसाइटी ऑफ इंडिया की। तो हम लोग लगातार कर रहे हैं और अभी हम शाम को अभी पोस्ट लंच हम लोग एक स्वास्थ्य संवाद जो बाहर के लोगों के लिए, जो मतलब पब्लिक के लिए करने की का करा है, जिसको मतलब पब्लिक को भी अवेयरनेस, हमारे यहाँ भारतवर्ष में अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो जैसे लोग इवन प्रेगनेंसी भी हमारे यहाँ एक्सीडेंटल ज़्यादा होती है, प्लान्ड कम होती है, और तो उन सब के लिए स्वास्थ्य संवाद ने बहुत सारे विभिन्न विषयों पे हमारे जो वक्ता हैं वो थोड़ी अवेयरनेस दें। And the ASPRI trial was different from the FLASH trial in two significant ways. One, the dose of aspirin that the ASPRI trial used was much higher. It was 150 milligrams of aspirin versus 60 milligrams in the FLASH trial. The other very important